Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Pokhli and आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसका आप लोगों को बहुत समय से इंतजार था। जब से मैंने अनाउंस कराया है मैग्नेट ब्रेन्स पे कि मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप का CUET का प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, तब से मेरे पास भर भर के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के कि मैम मॉक टेस्ट ले आइए, मैम मॉक टेस्ट ले आइए, मैम प्लीज़ मॉक टेस्ट ले आइए। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट मॉक टेस्ट लेके आई हूँ बिजनेस स्टडीज डोमेन का। एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि पहले मैं उसका वन शॉट रिवीजन वीडियोस बना रही हूँ, उसके बाद उसके मॉक टेस्ट आएंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग आप बिजनेस स्टडीज डोमेन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इन मॉक टेस्ट की मदद से। देखिए, मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन है जिस तरह से आपका पेपर आने वाला है। तो अगर आप इनको सिंसियरली बैठ के पढ़ लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, इनको अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आपको पेपर से पहले एक अच्छी पेपर वाली फीलिंग भी आ जाएगी। यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम और उसके बाद अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे तुम्हारे, और वही तो चाहिए। ये समझना CUET फर्स्ट टाइम हो रहा है और बहुत बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए। आपका ड्रीम कॉलेज इसी एक पेपर पे डिपेंडेंट होगा, सो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको भी। देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और मैं ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाली हूँ। रीजन बीइंग, तुम लोग ना इतने इग्नोरेंट हो जाते हो पूरे पेपर को लेके कि इंस्ट्रक्शंस छोड़ देते हो। तुम्हें ऐसा लगता है अरे यार क्या ही लिखा होगा इसमें, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमें पहले पेपर पे फोकस करना है, क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं। बट इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो शायद तुम्हारे बाद में खेल लगा सकती हैं। सो बेटर इनको अच्छे से पढ़ लो। अभी पढ़ देती हूँ ताकि पेपर में तुम्हारा ज़्यादा टाइम ना लगे। फर्स्ट बोल रहा है, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs, अटेम्प्ट एनी 40 आउट ऑफ 50। ये क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चंस को मिलके बना है। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? MCQ नेचर के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और 50 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं। ये मैंने हाथ जोड़ के क्यों बोला, उसका एक रीज़न है। कुछ होते हैं ओवर स्मार्ट बच्चे और कुछ होते हैं इग्नोरेंट बच्चे। ओवर स्मार्ट बच्चों को लगता है यार मेरे को तो पूरा सिलेबस आता है, मैं तो 50 की 50 अटेम्प्ट करके जाऊंगा, मैं तो दिखाऊंगा सामने वाले को कि मेरे को तो इतना अच्छा आता है, मैं इतना पढ़ने में होशियार हूँ, ये हूँ वो। तुम्हारी ना वहाँ पे ना अच्छी खासी चोट हो जाएगी अगर एग्जामिनर तुमसे चिढ़ गया तो। एग्जामिनर्स को कभी पसंद नहीं आता है कोई भी बच्चा ओवर स्मार्टनेस दिखाए। मुझे भी बचपन में ऐसा लगता था कि मैं ओवर स्मार्टनेस दिखाऊंगी तो टीचर विल बी इम्प्रेस और समथिंग, लेकिन टीचर्स यूजुअली इरिटेट हो जाते थे। वो बात अब समझ में आती है जब आई एम अ टीचर। सो यस, किसी को ओवर स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम स्मार्ट हो, स्मार्ट बंदे हमेशा उतना ही करते हैं जितना उनसे पूछा जाता है। तो 40 क्वेश्चन बोले गए हैं तो मैं 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। और अगर तुम इग्नोरेंट हो कि तुमने ये सेंटेंस ही नहीं पढ़ा, जैसे मेरे कुछ क्लासमेट्स हुआ करते थे, मेरे साथ भगवान की दया से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हो और मैंने उसको ना पढ़ा और बाद में मैं रिग्रेट कर रही हूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे, पेपर के बाद बोलते थे यार हमने तो ये वाली लाइन पढ़ी नहीं यार, ये कहाँ लिखी हुई थी यार, इस पर तो ध्यान ही नहीं गया, और वो फालतू अपना टाइम वेस्ट करके आया करते थे। सो पहले ही सेंटेंस में उन्होंने लिख दिया 50 क्वेश्चन है, 40 अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन क्या मतलब, अगर आप सही आंसर मार्क करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? 200 नंबर का है। 40 × 5 200, ठीक है। 200 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके, और हर करेक्ट आंसर पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। एंड साथ ही साथ हर इनकरेक्ट आंसर पे आपको एक -1 भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तुम्हें लग रहा है ना कि यार आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, इसमें सही आंसर कौन सा होगा, चल मार्क कर देते हो, क्या ही जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा तुम्हारा। सो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले बी श्योर कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है। अगर तुम्हें उसका आंसर नहीं पता है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, क्योंकि छोड़ने के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई मार्क्स कटेंगे भी नहीं। अगर तुम किसी क्वेश्चन को खाली छोड़ देते हो, अनआंसर्ड वे में छोड़ देते हो, उसमें तुम्हें 0 मिलेगा, मतलब तुम्हें मार्क्स नेगेटिव में भी नहीं जाएंगे, पॉजिटिव में भी नहीं जाएंगे। बट अगर तुम बहुत ज्यादा श्योर हो आंसर के बारे में, तभी आंसर अटेम्प्ट करना, तभी तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे, वरना तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा। फिर है, if more than one option is found to be correct, then 5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option. कई बार हो जाता है ना, 2 ऑप्शन सेम लिखे होते हैं। फॉर से उन्होंने एक लिखा more than 4, more than 3, more than 5, more than 5, तो more than 5 2 लिखे गए, राइट। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी तरफ से। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ उन्हीं को पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने इन दोनों 3rd और 4th ऑप्शन में से किसी को मार्क किया होगा।
जैसे हमारे सीबीएसई में क्या होता था कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 अगर करेक्ट है ना तो सीबीएसई बाय डिफॉल्ट हर एक बच्चे को जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता था मार्क्स दे देता था पूरा। यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने 3rd या 4th जो कि सेम ऑप्शन थे उनको, उनमें से किसी एक को करेक्ट मार्क किया होगा। जिन्होंने 1st 2nd को किया होगा उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे इससे, ठीक है। फिर है इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर चारों ऑप्शन वो सेम दे देते, ये तो बहुत बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है वैसे, लेकिन चलो मान लेते हैं किसी का ध्यान नहीं था, कोई अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उसने प्रिंटिंग में मिस्टेक कर दी। तो ऐसे सिनारियो में चारों ऑप्शन अगर करेक्ट मार्क किए हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को उसमें मार्क्स मिलेंगे जिसने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। अगर आपने वो अनआंसर्ड वे में छोड़ा है देन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझ के रखो। देन है if none of the question is found correct or a option is found to be correct or question is found to be wrong or a question is dropped then all the candidates who have appeared will be given 5 marks। अगर कोई भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट मार्क नहीं, मतलब करेक्ट नहीं है, चारों ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में जिस भी बच्चे ने उस पर्टिकुलर पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, आई एम सेइंग नॉट द क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको चारों ऑप्शन गलत लगते हैं, आपने वो क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट किया बट आप अपीयर हुए हैं उस पेपर के लिए, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कैलकुलेटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट परमिटेड। बिजनेस स्टडीज के पेपर में, आई डोंट नो अबाउट अदर पेपर्स, अकाउंटेंसी में एक बार कंफर्म कर लेना, बट बिजनेस स्टडीज पेपर में तुम्हें कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। वो जो बच्चे हैं ना जिनके पास एप्पल वॉच है और वो बहुत मजे से उसमें कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, बेटा नहीं मिलेगा तुम्हें वो लेके जाना ऑफ, मतलब अपने पेपर में। सो बेटर है उसे घर छोड़ के जाना, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं फाइनली हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अभी तक जो मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं वो तो आपको सीयूईटी की तरफ से मिली है, मतलब सीयूईटी अटेम्प्ट कर, मतलब एनटीए की तरफ से मिली है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरी तरफ से भी तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे ना आप लोगों के लिए। मैं आपको ये मॉक टेस्ट की प्रेपरेशन करा रही हूँ तो मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस भी तो बीच में लगाऊंगी। तो ये क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ एक एक करके। ओके, सो मेरे इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो कौन सी है कि जब मैं तुम्हें ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस दिखा रही होंगी तो उस टाइम पे तुम्हें अपने साथ एक पेन या एक नोटबुक लेके बैठना है, और सॉरी पेपर या नोटबुक लेके बैठना है और साथ में एक पेन लेना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें अपना आंसर जो तुम्हें लगता है करेक्ट है वो मार्क करना है, ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसके लिए क्या किया जाए, पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, तुम्हें मौका दूंगी आंसर करने का, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद करूंगी। तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट हिंदी अनुवाद करने के बाद आंसर क्लिक कर जाए, ठीक है। एंड देन लास्टली मैं तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है। तो तुमने जो भी मार्क किया होगा तुम उससे चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। अगर तुम्हारा आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है तो उस क्वेश्चन को तुम दोबारा से देखोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ सीयूईटी में मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। सो आपको ये मॉक टेस्ट को थोड़ा सा सीरियसली लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि बच्चे लेंगे इस चीज़ को सीरियसली, बिकॉज ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर यू गाइज। तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज इसी एग्जाम की वजह से मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इट सेज नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in a changing environment। 4 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं वो है मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर से ही पिक किया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, मार्क कर लीजिए अपने नोटबुक में इसका आंसर, और उसके बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। देख लो, याद कर लो, किसी चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है क्वेश्चन में। हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं एक क्वेश्चन में, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, ठीक है। हिंदी अनुवाद करूं तो ये बोलते हैं आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे हम काम इफेक्टिवली कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एफिशिएंटली काम पूरा कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में जो कि बदलती रहती है।
कुछ याद आया आप लोगों को? ये किसी डेफिनेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसी वर्ड की है, कौन सी? द आंसर इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यही तो होती है, इट्स अ प्रोसेस जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड ये हम करते हैं ताकि हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके डायनामिक एनवायरनमेंट के होते हुए भी। याद आया? फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था अपन ने। तो मैनेजमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अच्छा हाँ, अगर तुम आलसी किस्म के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में तुम कमेंट सेक्शन में भी अपने ऑप्शंस लिख सकते हो। क्वेश्चन 1 आंसर दिस, क्वेश्चन 2 आंसर दिस, क्वेश्चन 3 आंसर दिस। और अगर ज़्यादा आलसी हो तो ठीक है, बट अगर कम आलसी हो तो एक ही कमेंट में कोशिश करना सारे आंसर्स लिखने की, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा देखना इजी हो जाए कि किस स्टूडेंट ने कितने आंसर सही कर वो किए हैं। ठीक है, ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन ये बोलते हैं, डायरेक्टिंग इज इनिशिएटेड एट डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग कौन से लेवल से स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है? मैंने हिंदी पहले ही बता दिया। चलो एनीवेज, फर्स्ट है लोअर, सेकंड है मिडिल, थर्ड है टॉप, फिर है फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। बताइए डायरेक्टिंग कौन से लेवल से, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से इनिशिएट होता है? डायरेक्टिंग याद करो, कौन से लेवल से इनिशिएट होता था? जल्दी बताओ। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों साथ में ही कर दी इस बार। द करेक्ट आंसर इज टॉप लेवल। डायरेक्टिंग ऊपर से आता है नीचे की तरफ, वहां से इनिशिएट होता है, टॉप लेवल की तरफ से इनिशिएट होता है। ठीक है, third question, an effort to control everything may end up in controlling nothing is related to dash concept. Critical point control, management by exception, management by information, key result areas. ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको जब मैं वो करवा रही थी, वन शॉट रिविजन वीडियो बना रही थी, तब मैंने एज इट इज बोला था ये सेंटेंस किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ। कौन सी कॉन्सेप्ट थी वो? आई होप सबने वन शॉट रिविजन वीडियोस देख ली हैं। मैंने CUET डोमेन का, मतलब बिजनेस स्टडीज डोमेन का अलग से बनाया है पूरा वन शॉट रिविजन, स्पेशली मेहनत करी है आप लोगों के लिए, प्लीज़ उनको देख लेना। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, एक एफर्ट जिसमें हम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और मैंने एक सेंटेंस और भी बोला था यहाँ पे कि जब हम रेत को बहुत टाइटली कस के रखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे हाथ से फिसलती जाती है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे हाथ से फिसल जाएगी, मतलब वो उसका कंट्रोल हम वैसे ही लूज कर देंगे। तो ये कौन से वाले पॉइंट से रिलेटेड है, कौन से वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय इंफॉर्मेशन, की रिजल्ट एरियाज। जल्दी बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें सेम सेंटेंस हम लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, which of the following feature of management states that the management functions cannot be performed in isolation? फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकेंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, थर्ड है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और फोर्थ है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। चलिए फटाफट बताइए कि मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड कौन से वाले फीचर के बारे में बात हो रही है जो आइसोलेशन में नहीं परफॉर्म होता। जल्दी बताइए। हिंदी करूँ इसकी तो ये बोलते हैं कौन सा वाला फीचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन से वाला फीचर है जो ये स्टेट करता है कि मैनेजमेंट फंक्शंस अकेले में आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं किए जा सकते। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट बता दीजिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। And the correct answer is management is a group activity. नाम से ही समझ लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अकेले में नहीं परफॉर्म हो सकता, ग्रुप में होगा मतलब, सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हमें कोई क्वेश्चन याद नहीं रहता, हमें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट याद नहीं रहती, तो वहाँ पे अगर थोड़ा से कॉमन सेंस से तुम्हारा आंसर निकल पा रहा है तो वो लगा लेना। बट हाँ, यू शुड बी श्योर अबाउट दैट कॉमन सेंस ऑफ योर्स। ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुम लगा दिया और बाद में नेगेटिव मार्किंग हो गई और फिर उसके बाद तुमने पायल मैम को याद करना इन अ नेगेटिव वे शुरू कर दिया। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। चलिए 5th क्वेश्चन है,
If a manager is able to achieve the target production of 7,000 units but at a higher cost, then what he will be considered as? ध्यान दीजिएगा, जब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रही थी मैंने आपको बोला था इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और देखिए आगे, फर्स्ट है ओनली एफिशिएंट, ओनली इफेक्टिव, बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, नीदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव। चलिए फटाफट बताइए। If a manager is able to achieve the target production of 7,000 units but at a higher cost, then what will he be considered as? जल्दी बताओ जल्दी। And इसकी हिंदी बता दूं पहले मैं। एक इंसान है जिसको टारगेट दिया गया था 7,000 यूनिट्स बनाने का, उसने वो टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन जो कॉस्ट उसने इनकर करी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब जितना उससे एक्सपेक्ट किया था गया था, फॉर से एक्स यूनिट मतलब एक्स अमाउंट एक्सपेक्ट किया गया था, उसने उससे ज़्यादा स्पेंड कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? क्या सिर्फ हम उसे एफिशिएंट बोलेंगे, क्या हम सिर्फ उसे इफेक्टिव बोलेंगे, क्या हम उसे बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बोलेंगे, या हम उसे एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों ही नहीं बोल पाएंगे? बताइए क्या बोलेंगे? देखो याद करो, दो चीज़ें होती हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमने उसे कितना टारगेट दिया है, कितने दिन के लिए दिया है, वो उतने दिन में उतना टारगेट कंप्लीट कर देता है, तो उसे हम इफेक्टिव बुलाते हैं। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट डिराइव करना, राइट? एफिशिएंसी क्या होती है? कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट डिराइव करना। तो क्या यहाँ पे ये एफिशिएंट है? इसने हायर कॉस्ट पे काम कंप्लीट किया है, 7,000 यूनिट्स तो बना दिए लेकिन हायर कॉस्ट पे बनाए हैं, तो ऐसे सिनेरियो में ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कहलाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में वो यूनिट्स ही नहीं कंप्लीट कर पाया लेकिन कॉस्ट उसने सही इनकर करी है, यूनिट वो टाइम से बाद में कंप्लीट कर पाया, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है दोनों ही ना कर पाए, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है दोनों कर लिए। तो आंसर वेरी कर सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को तो इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो वो मत लेके जाइएगा पेपर में। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हुई है मैंने, एग्जाम्पल्स के साथ, देख लेना एक बार जाने से पहले। गैंगप्लैंक इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल? सबसे इजी क्वेश्चन, इक्विटी, ऑर्डर, स्केलर चेन, इनिशिएटिव। बताइए गैंगप्लैंक जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से वाले प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है? फ्यूल भाई साहब के। टेलर भाई साहब ने 4 ही प्रिंसिपल दिए, ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती उसमें। फ्यूल भाई साहब ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिनमें एक प्रिंसिपल में गैंगप्लैंक के बारे में डिस्कशन हुई थी। गैंगप्लैंक होता क्या है? मान लीजिए ये इंसान है, वैसे तो इसे नॉर्मली अगर कॉन्वर्सेशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है तो इस प्रकार से करनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट वे में वो कम्युनिकेशन ऐसे भी कर सकता है अर्जेंट मैटर्स में, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करके। इसे बोलते हैं हम गैंगप्लैंक। बताइए कौन से वाले उससे एसोसिएटेड है? द आंसर इज स्केलर चेन। ये जो हम ये बोल रहे हैं, ये इससे बात करके आते हैं, ये स्केलर चेन कहलाई जाती है। डायरेक्ट बात करना गैंगप्लैंक कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ इट्स क्वेश्चन 7। Coordination is needed when an individual is working independently, a group is working when both individual is working independently, and a group is working neither when an individual is working independently nor when a group is working. Okay, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कब होती है? जब एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, कोऑर्डिनेशन तब चाहिए होता है। सोच के देखो। या फिर एक ग्रुप वर्क कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या दोनों, जब एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है और ग्रुप में वर्क कर रहा होता है। नीदर मतलब दोनों ही नहीं, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है या ग्रुप वर्क कर रहा है साथ में। बताइए कौन से वाले सिनेरियो में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी? आप कोऑर्डिनेट किसके साथ करते हैं? सोच के देखिए, कॉमन सेंस। आंसर इज व्हेन ग्रुप इज वर्किंग। आप अपने साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते। यू कांट से आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद माई सेल्फ। नो, यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट दूसरे इंसान के साथ करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब एक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो ये आंसर तो वैसे ही नहीं होगा।
बोथ व्हेन इंडिविजुअल इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, नहीं भाई अपने साथ अकेले में क्या कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये आंसर यहाँ पे आधा कम खराब हो गया, मतलब रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन तो कट जाएगा, ऊपर वाला वैसे ही वैलिड नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका बी होगा, ठीक है। अगेन ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। फिर है शशि joined Fashion Limited as head of production department and realized that company was not performing well. She developed the best method using several parameters, right from deciding the sequence of operations, place of men, machines and raw materials, till the delivery of the product to the customers. Identify the technique of scientific management being followed by Shashi. भाई यहाँ पे टेलर भाई साहब के प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत होना शुरू हो गया है, उनके टेक्निक्स के बारे में एक्चुअली आई शुड से बातचीत होना शुरू हो गया है। मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। चलिए जल्दी से पहचानिए, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर मैं इसकी हिंदी बताती हूँ आप लोगों को ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके, बट पहले खुद ही हिंदी करने की कोशिश कीजिए आप इसकी। पेपर में मैं नहीं आऊंगी आपके साथ आपको हिंदी अनुवाद करवाने के लिए, इसलिए कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन की हिंदी आप खुद से कर ले। चलिए बताइए। शशि joined Fashion Limited as head of production department and realized that company was not performing well. बता दो हिंदी। शशि ने एक फैशन लिमिटेड कंपनी को हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रूप में ज्वाइन किया, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी उनका था उसके हेड के रूप में इसने ज्वाइन किया उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, और उसने रियलाइज किया कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। She developed the best method using several parameters, right from deciding the sequence of operations, place of men and machines, and raw materials till the delivery of the product. उसने सारी चीज़ों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मेथड होगा वो डिसाइड किया, चाहे वो सीक्वेंस से रिलेटेड हो कि ऑपरेशन किस सीक्वेंस में होंगे, लोग कहाँ बैठेंगे, मशीन्स कहाँ रखी जाएंगी, रॉ मटेरियल्स कहाँ रखे जाएंगे, डिलीवरी तक, मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने तक हर एक चीज़ का एक मेथड डेवलप कर दिया इसने। अब आपको आइडेंटिफाई करना है वो टेक्निक जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो शशि ने फॉलो की है। फर्स्ट है मोशन स्टडी, फिर है फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगेन तुक्केबाजी वाला भी हो सकता है। एक वस्तु में एक वर्ड पे निगाह डालनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सच्ची बता रही हूँ, अच्छे से हिंट दे रही हूँ। एंड The correct answer of this question is method study. यहाँ आपने पढ़ा, उसने बोला she developed the best method using this and that. बेस्ट मेथड डेवलप किया, मतलब वो क्या कर रही थी, वो मेथड स्टडी कर रही थी। बाकी सब क्या होता है, मोशन स्टडी में हर किसी के मोशन देखे जाते हैं, फटीग स्टडी में थकान कब हो रही है, उसको रेस्ट कब देना है वो देखा जाता है, टाइम स्टडी में किसी भी काम को कंप्लीट करने का सही तरीका, सही टाइम क्या हो सकता है वो देखा जाता है। बचा क्या, मेथड स्टडी। आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। फर्स्ट है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। थर्ड है टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स एंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। ऑल ऑफ द अबव। बताइए फटाफट। स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किसी प्रोडक्ट के टाइप साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, सेम बनाने की कोशिश कर रहे हो। टू एस्टेब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। इंटरचेंज एबिलिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो एस्टेब्लिश पार्ट्स और प्रोडक्ट्स की। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स। आप मटेरियल में क्वालिटी और एक्सीलेंस के लिए एक स्टैंडर्ड बिल्ड करना चाह रहे हो, परफॉर्मेंस के लिए मैन और मशीन दोनों की ही परफॉर्मेंस के लिए एक स्टैंडर्ड बिल्ड करना चाह रहे हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोच के देखो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि आप पूरे प्रोसेस को, पूरी चीज़ को यूनिफॉर्म बना देते हो ताकि जो भी एंड रिजल्ट निकले वो बिल्कुल सेम वे में निकले। अगर काजू कतली एक इस शेप की है, डायमंड शेप की है, तो सारी काजू कतली इसी शेप की और इसी साइज़ की हो, ऐसे ना हो कोई छोटी निकल रही है कोई बड़ी निकल रही है। आपने देखा होगा ना, जब काजू कतली वाली शॉप पे आप जाते हो तो सारों की शेप सेम होती है, राइट। तो वो क्या है, वो एक स्टैंडर्ड साइज़ किसी ने डिसाइड किया हुआ है जिसके बेसिस पे वो सारी पीसेस वैसे ही काटते हैं। तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं?
एंड द करेक्ट आंसर इज सारे फायदे होते हैं जो जो यहाँ पे मेंशन्ड है। हाँ, सेम टाइप सेम साइज के हो जाते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हो जाते हैं, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश हो जाता है एक्सीलेंस के लिए, मैन और मशीन के लिए, और हमारे एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स और उसको भी एक वो मिल जाती है, स्टैंडर्ड वो मिल जाती है। तो इसलिए आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। इट सेज बाय हुम वाज द टर्म इंट्राप्रेन्योर कॉइन्ड। यहाँ थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन में आपको रट्टेबाजी करनी है कि रट के जानी है चीज़ें, कोई चीज़ भूलनी नहीं है। किस इंसान ने कौन से वर्ड का इजाद किया था वो सारे वर्ड्स पढ़ के जाने हैं जितने भी बुक्स में हैं। बस इसके लिए तुम क्या कर सकते हो मैं वो बता देती हूँ। एक पेज ले लेना, ठीक है, उस पेज पे जितने भी फैक्ट्स हैं आपकी बुक में, जितने भी फैक्ट्स, किसी का नाम, किसी का कोई ईयर, कोई ऐसी कॉलेज का नाम, किसी कंपनी का नाम, कुछ भी ऐसा है वो सारा लिख लेना और पेपर से एक दिन पहले इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये काम कर लेना एंड यू विल बी लाइक वेल वर्स्ड विद ऑल द थिंग्स। तो आपको बताना है एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो कहाँ से कॉइन हुआ था। एंटरप्रेन्योर का मतलब पता है, मतलब आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी के अंडर एम्प्लॉयड हो, लेकिन वो आपको इतनी फ्रीडम दे रहा है कि आप खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कुछ कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि आपके अंदर वो चीज़ बिल्ड हो रही है कि भैया आप थोड़ा सा सीख रहे हैं चीज़ों को उस वे से कि कल अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपके लिए हर एक चीज़ फ्रेश वे में नहीं शुरू होगी, आपका एक्सपीरियंस यहाँ वाला काम आएगा वहाँ पे। इससे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, मतलब still working under somebody but still behaving like an entrepreneur or still getting opportunity to work like an entrepreneur। so दोनों को कंबाइन करके एंटरप्रेन्योर वर्ड बनता है। सो एंटरप्रेन्योर वर्ड किसने वो किया था, कॉइन किया था? रॉबर्ट ओवन, जोसेफ स्कम्पेटर, रिचर्ड कैंटिलियन, गिफोर्ड पिंचर्ड। क्या क्या नाम रखते हैं भैया, नाम याद करने ही बहुत मुश्किल है, बट एनीवेज आपको तो करने पड़ेंगे क्योंकि आपको तो देना है ये पेपर। जल्दी बताइए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिफोर्ड पिंचर्ड। इन भाई साहब ने ये वर्ड का इजाद किया था। मेरे को पता है कि फैक्ट्स याद करना, रटने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन ये पेपर के लिए ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग? प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही। जल्दी बता दो क्या होगा इसका आंसर। ये पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन से वाला फीचर प्लानिंग से एसोसिएटेड है। क्या ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है, या फिर ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, उस पर फोकस डालता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ। बताइए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। प्लानिंग ये सारी चीज़ें करता है। प्लानिंग आपकी अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देता है, प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कर देता है जो भी यहाँ पे मेंशन है। Question 12. Principles of management provide managers with useful insights into reality. Which of the following statement explain this appropriately? Adds to managerial knowledge, enables managers to learn from past mistakes, helps managers conserve time by solving recurring problems quickly, all of the above. बताइए बताइए what will be the correct answer of this question? जल्दी बताइए। इसकी हिंदी बताऊं अगर मैं आप लोगों को, ओके हिंदी ये है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, वो सारे कहीं ना कहीं हमें रियलिटी का एक यूजफुल इनसाइट दे देते कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कैसे होगा, कैसे उसको संभाला जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन दिस अप्रोप्रिएटली? इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट है जो इस पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है? फर्स्ट है एड्स टू मैनेजरल नॉलेज, सेकेंड है एनेबल्स मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, पुरानी मिस्टेक से मैनेजर सीख सकता है। पहला है कि मैनेजरल नॉलेज में एड ऑन हो जाता है इसका। हेल्प्स मैनेजर कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। जो प्रॉब्लम्स बार बार रीअकर होती रहती हैं उनको कहीं ना कहीं उस पर टाइम सेव करने का मौका मिल जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोच के देखो।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ करने का मौका मिलता है प्रिंसिपल्स की मदद से। जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तो हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें था इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। अभी तक जितने क्वेश्चन आए ना, मुझे सिर्फ वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योर वाला कॉन्सेप्ट किसने लेके आया था, बस। उसके अलावा मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो बच्चों से सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ जा रही है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके बारे में एक बार और डाउट सेशन में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। बट अपनी तरफ से मतलब तैयारी इतनी स्ट्रांग रखना कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो तुम्हें लगे आउट ऑफ द सिलेबस है या फिर इसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, हु अप्लाइड द वर्ड एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। किस इंसान ने, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है, कौन सा वो इंसान था जिसने ये वर्ड एंटरप्रेन्योर फर्स्ट टाइम बिजनेस में अप्लाई किया था। रॉबर्ट ओवन, जोसेफ वही दोबारा वाला, रिचर्ड, सारे तो वही हैं। मैक्स वेबर का नाम ऐड हो गया है, रॉबर्ट ओवन का भी नाम ऐड हुआ है एक्चुअली, राइट। चलिए अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है, बता दीजिए फटाफट क्या आपने पढ़ा है ये। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिचर्ड कैंटिलियन। ये बंदा था जिसने एंटरप्रेन्योर वर्ड को बिजनेस में फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया था या फिर यूज किया था, ठीक है। एक था एंटरप्रेन्योर वाला, वो लिखना है फैक्ट्स में, दूसरा था ये वाला, इसका भी फैक्ट्स में मेंशन करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं रीड कर देती हूँ फिर हिंदी पढ़ेंगे इसकी। इट सेज मीना, अ प्रूफ रीडर इन आकाश पब्लिकेशंस, हैज बीन गिवन अ टारगेट ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 40 pages per day. She has a habit of doing things differently. While doing her work, an idea struck her that a summary of a chapter in the form of a map where all the concepts related to that chapter would be interlinked should be given in starting of each chapter. It will give students a gist of a chapter as well as provide a competitive edge over other publishers. But instead of appreciating her idea, her immediate boss scolded her and asked her to complete the work as per prescribed format. Out of the following, identify the limitation of planning stated in the above paragraph. The options are: planning reduces creativity, planning involves huge cost, planning is a time-consuming process, planning does not work in dynamic environment. ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और ये आपकी केस स्टडी है। मैं थोड़ा सा साइड हूँ, आप पढ़ लीजिए फटाफट। जो स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लग रहा है पढ़ने में, वो एक बार पॉज करके भी पढ़ सकते हैं वीडियो को, ठीक है। पढ़ो फटाफट, मज़ेदार है। और पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है ये पैटर्न, इसका आंसर कैसे किया जाता है। हिंदी बताओ। ओके, सो मीना एक प्रूफ रीडर है आकाश पब्लिकेशन की, जिसका टारगेट मिला हुआ है 40 पेजेस हर रोज़ रीड करने का। उसके दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट आई है, जो कि कॉन्सेप्ट आप उसकी ना मतलब पब्लिशिंग हाउस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, ठीक है। तो उसने वो कॉन्सेप्ट अपने बॉस के सामने रखी कि सर अगर हम ये करते हैं तो जितने भी पब्लिशर्स हमारे अगेंस्ट मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक कॉम्पिटिटिव एज जीते मतलब पाएंगे उनके अगेंस्ट, ठीक है, अगर हम ये चीज़ ऐड करते हैं तो। इसने बड़े प्यार से अच्छे से सोच के गई कि अरे वाहवाही मिलेगी, बॉस तो तारीफ़ करेगा कि मीना जी तुम क्या सोच के लाई हो यार, बढ़िया कर दिया तुमने काम। लेकिन हो थोड़ा सा उल्टा गया। बॉस ने इसको ऊपर से चिल्ला दिया, बोला जितना काम दिया हुआ है ना उतना करो, फालतू दिमाग मत लगाओ अपना, ठीक है। तो जितना काम मीना जी तुम्हें दिया हुआ है 40 पेजेस हर रोज़ प्रूफ रीडिंग करने का, उतना कंप्लीट करके मुझे फटाफट दो, ज़्यादा तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये है आपकी केस स्टडी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है कि भैया यहाँ पे प्लानिंग की एक डिसएडवांटेज मेंशन की गई है, आप बताइए वो डिसएडवांटेज कौन सी है। 4 ऑप्शन ये हैं, सोचिए क्या होगी। Planning reduces creativity, planning involves huge cost, is a time consuming process, it does not work in dynamic environment. इसके बारे में कोई मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं है। टाइम के बारे में कोई मेंशन है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? नहीं। कॉस्ट का कुछ मेंशन था कि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं? नहीं। किसका मेंशन था? एक इंसान जो इतना क्रिएटिव आइडिया लेके आया है, वो आपके बारे में सोच रहा है कि ये कुछ अलग किया जा सकता है, और आप ऊपर से सामने से उसे चिल्ला रहे हो जस्ट बिकॉज आपने प्लानिंग पहले से करके रखी हुई है। तो यहाँ पे आप उसकी क्रिएटिविटी को क्या कर रहे हो? मार रहे हो। सो इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, दैट्स द आंसर, ठीक है।
सो आंसर क्या होगा हमारा, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मीना जी बेचारी इतना क्रिएटिव आइडिया लेके आई और उस आइडिया का कोई भी मतलब नहीं बना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लानिंग का एक डिसएडवांटेज मेंशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है। Once plans are made to decide the future course of action, the management may not be in a position to change them. Planning is a one-time process. Planning is required only at top level of management as plans are made by top level of management. Planning always leads to success. 4 ऑप्शन मेंशन है, आपको बताना है कौन से वाला सेंटेंस प्लानिंग के बारे में करेक्ट है। हिंदी में आपको बताती हूँ चारों ही ऑप्शंस की, बट बिफोर दैट आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्वेश्चंस में पॉज कर लिया कीजिए, मैं वैसे भी साइड में खड़ी हुई हूँ तो आपको बॉदर नहीं होगा उधर से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है। 4 ऑप्शन, once plans are made to decide the future course of action, the management may not be in a position to change them. एक बार अगर प्लान्स बन जाते हैं तो मैनेजमेंट उसे चेंज नहीं कर सकती है। मैनेजमेंट वन टाइम प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज प्लान्स आर मेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। प्लानिंग ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। प्लानिंग हमेशा सक्सेस में लीड करती है। पहले वाले सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा से पढ़ती हूँ। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजमेंट मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज देम। एक बार प्लान्स जब बन जाते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को आर मेड टू डिसाइड, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को हम पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। जब वो एक बार बन जाता है तो मैनेजमेंट उस पोजीशन में नहीं रहती कि वो उसे चेंज कर सके। अब चारों सेंटेंसेस आपके सामने हैं, यू हैव टू टेल कि मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में कौन सा वाला सेंटेंस ट्रू है। चलिए फटाफट आंसर करिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। एंड आई होप आप अपने नोटबुक में या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख रहे होंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1। जब हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो प्लानिंग में कई बार ऐसा हो जाता है, तभी तो बोला जाता है प्लानिंग लूजेस क्रिएटिविटी। उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। डायनेमिक एनवायरनमेंट में कभी कभी प्लान्स को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर प्लान उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो येस, ये सेंटेंस सही है। बाकी इट्स अ वन टाइम प्रोसेस नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने पढ़ा था ये फीचर। क्या ये टॉप लेवल द्वारा होती है? नहीं, इट्स परवेसिव, हर लेवल द्वारा होएगी। इट लीड्स टू सक्सेस नहीं, हम प्लान कितना भी अच्छा बना ले कोई गारंटी नहीं होती कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो आंसर ए इज करेक्ट। 15th का आंसर ए इज करेक्ट। Question 16th. Dash ensures that the heads of separate business units in the organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it. Span of management, divisional structure, functional structure, hierarchy of authority. चलिए बताइए क्या होगा आंसर। Dash ensures that the heads of separate business units in the organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it. Dash ensure करता है कि जो heads हैं different business units के organization में, वो responsible होते हैं उस unit के profit और loss के लिए, और उस particular unit पे उनकी पूरी authority भी होती है। ये particular चीज़ कहाँ ensure की जाती है? divisional structure में, functional structure में, hierarchy में, या span of management में? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक मैनेजर के अंदर सक्सेसफुली कितने सबऑर्डिनेट्स आ सकते हैं जिन्हें वो आराम से मैनेज कर सकता है, राइट? वो होता है। तो इसका यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं है। तो आंसर के लिए आपको एक हिंट मिल गया है कि 3 में से आपको चूज करना है। जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है, ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर होता है? ये वो वाला स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बाइफिकेशन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, और वहाँ ये इंश्योर करते हैं कि हर हेड हर अपने डिपार्टमेंट के लिए प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। सो डिविजनल स्ट्रक्चर में ये चीज़ इंश्योर की जाती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सेंटेंस लिखा हुआ है बुक में, अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वर आस्किंग में कि मैम कौन सी बुक पढ़नी है, तो एनसीईआरटी पढ़िए, दबा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछूंगा, एनसीईआरटी वाले सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो एनसीईआरटी में जितना भी लिखा हुआ है बहुत अच्छे से पढ़ लो उसे, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा। ओके,
यहाँ पे आंसर पहले से ही मार्क्ड है, सो ये क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करते, आप लोग वैसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू अ पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम। एक पर्सन के इमोशंस को मेजर करना और रिएक्शंस को देखना हो, मैच्योरिटी लेवल को देखना हो या वैल्यू सिस्टम को देखना हो, तो उसके लिए कौन से वाला सिलेक्शन टेस्ट इस्तेमाल होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट से पता चलता है कि भैया वो कितना इंटेलिजेंट है, एप्टीट्यूड टेस्ट से नई लर्निंग स्किल्स कैसी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या वो करके आया, इंटेलिजेंस से पता चलता है कि हाउ इंटेलिजेंट दैट पर्सन इज, और पर्सनालिटी टेस्ट से उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। तो ये जितने भी मेंशन है ये आपके सेकंड से ही पूरे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ सेबी एज ऑफ अगस्त 2018? आ गया फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा करंट इवेंट्स पे बेस्ड है और शायद आपके किसी बॉक्स में भी मेंशन था, ठीक है, तभी यहाँ पे पूछा गया है। ये पूछ रहे हैं कि सेबी का अगस्त 2018 में कौन चेयरमैन था? संजीव कौशिक, यूके सिन्हा, सीबी भावे या फिर अजय त्यागी? बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज अजय त्यागी। नाम याद रखिएगा, फैक्ट एक और आ गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है, प्लीज इसे अलग से कहीं लिख लीजिएगा। चलिए 19th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मेरे फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है मैच द फॉलोइंग। एक तो क्या होता है ना, मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता ना, 4 में से 2 भी ऑप्शन अच्छे से पता है ना, तो भी तुम आंसर का पता लगा सकते हो, ये होता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। अब आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 की चीज़ों को मिलाना है। कॉलम 1 में लिखा हुआ है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। कॉलम 2 में लिखा हुआ है क्वालिटी, लिक्विडिटी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, लेबर एब्सेंटिज्म। चलिए बताइए, सोच के देखिए क्या किससे मर्ज होगा। आप देखो, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ही तो है, कौन से वाला एक्सपेंडिचर है? मतलब मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है ना। प्रोडक्शन से हम किस चीज़ का पता लगता है? क्वालिटी, लिक्विडिटी, एडवर्टीजमेंट या फिर लेबर एब्सेंटिज्म। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो तो क्या चीज़ कम होती है? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो तो उससे क्या होता है? क्वालिटी, लिक्विडिटी, एडवर्टाइजिंग, लेबर एब्सेंटिज्म। मेरे से ना रिसिस्ट नहीं हो रहा, मेरा मन कर रहा है जल्दी से मैं आपको आंसर बताऊं। जल्दी से पहले आप खुद देखिए, आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ फटाफट। डन? बता दूं, मार्केटिंग मर्ज होगा इसके साथ, प्रोडक्शन क्वालिटी देखता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी हो तो लेबर एब्सेंट होना बंद कर देते हैं, फाइनेंस और अकाउंटिंग होती है तो लिक्विडिटी आती है। तो देखा जाए तो 1 का है 3, ठीक है, 2 का है 2 and 2 1, 3 का है 4 और 4th का है 2। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए ना मैच द फॉलोइंग वाला, तुम्हें ना इस तरह से पहले खुद ही आंसर का पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद तुम ये ऑप्शंस देखना, ध्यान से सुन लो, पहले ही ऑप्शंस मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे बिना मतलब के। पहले ऐसे आपस में मर्ज करके देखना किसके साथ क्या मैच हो रहा है और यहाँ से ये निकालना, और फिर उसके बाद देखना क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 1 4 2 लिखा हो। 3 1 4 2 बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। दोबारा से सुन लो, दोबारा से बोल रही हूँ, मैच द फॉलोइंग में कभी भी पहले इन ऑप्शंस को मत देखना, पहले मैच करके देखना, जो जिसके साथ मैच हो रहा हो उसको लिख लेना, उसके बाद तुम यहाँ पे आके देखना कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें तुम्हारे वाला वो फिट हो रहा है, अगर है तो उसे करेक्ट आंसर मार्क कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20, which of the following money market instrument is known as zero coupon bonds? हमने बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, अब आपको बताना है जीरो कूपन बॉन्ड्स किसे बोला जाता है। कॉल मनी को बोला जाता है, ट्रेजरी बिल्स को बोला जाता है, कमर्शियल पेपर को बोला जाता है, कमर्शियल बिल को बोला जाता है। बताइए, बहुत सिंपल है। हिंट दूं, ये आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जल्दी बताइए, 25,000 के मल्टीपल्स में होते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का दूसरा नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। सो 20th का राइट आंसर है बी। 21st question, Bhuvan who was a vegetarian went to a snack bar for having French fries and later found out that it had non-vegetarian content. Okay, धर्म भ्रष्ट हो गया भैया इसका तो फिर। Neither the advertisement nor the packing of the product displayed that the product has non-vegetarian content. Which right of consumer is violated? एक बार ना हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था, हम लोग ना कोई नए टाइप के नूडल्स लेके आए थे, ठीक है, मतलब वो आते हैं ना इंस्टेंट नूडल्स जिसमें मसाला अलग से मतलब ऐड किया होता है,
और वो कई नया ब्रांड था, मतलब मैंने उससे पहले उस ब्रांड के बारे में सुना भी नहीं था, तो मुझे दिखा अच्छा लगा तो मैं ले आई, ठीक है। जब हमने उसका मसाला खोला और उसको डाला उसमें, कहीं पे भी इट वॉजंट मेंशन, जब मसाला खोल रहे थे तो उसमें बहुत सारी ड्राइड वेजिटेबल्स भी होती हैं, बट ना जैसे ही खोला तो मम्मी को ऐसा लगा कि थोड़ा नॉन वेज टाइप्स लग रहा है, ठीक है। पर हमने डाल दिया और फिर वो जब हम खाने बैठे तो वो वेजिस ना बिल्कुल ऐसे चक चक जैसे सोया वाली वो नहीं आती, वैसे वाली फील आ रही थी उससे। फिर हमने डस्टबिन से वो कवर निकाला उसका कि भाई कहीं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो नहीं था, तो वहाँ पे कहीं पे भी मार्क नहीं था ग्रीन वाला या रेड वाला, जैसे होता है ना, मतलब हर एक प्रोडक्ट पे ऐसा ग्रीन या रेड ऐसा बना रहता है कि वेज है या नॉन वेज है, रहता है ना, तो वो चीज़ कहीं मेंशन नहीं थी। फिर हम लोगों को डाउट हुआ कि शायद ये नॉन वेज ही है या फिर जो भी है, मतलब वी वर नॉट श्योर कि ये क्या है, तो हमने वो फेंक दिया, नहीं खाया। तो ऐसे ही यहाँ पे भुवन जी के साथ हो गया है। भुवन जी ने मांगे तो फ्रेंच फ्राइज थे, अब पता नहीं उसमें नॉन वेजिटेरियन, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता फ्रेंच फ्राइज ऐसे दिखते हैं उसमें नॉन वेज कैसे ही ऐड हो सकता है यार, बट ठीक है, जो भी हो गया हुआ गया। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं थी, ना ही पैकिंग पे ऊपर डिस्प्ले हुआ था कि नॉन वेजिटेरियन कंटेंट है। यहाँ पे आप बताइए कि भुवन का कौन से वाला राइट वायलेट हुआ है? राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। बताइए, क्या भुवन ने अभी तक शिकायत करी है किसी को? राइट टू हर्ड तो ऐसे ही नहीं आता, शिकायत ही नहीं करी। क्या भुवन ने अभी सीक किया है रिड्रेसल? नहीं। क्या भुवन को 10 ऑप्शन में से एक चूज करने का मौका नहीं मिला? नहीं। भुवन को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इसका वायलेट हुआ है क्योंकि उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप अभी तक कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उसको अलग से डाउट सेशन में ले लूंगी। स्टाफिंग इज कंसिडर्ड एज अ डैश प्रोसेस। स्टाफिंग क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है या वन टाइम प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है या कंटिन्यूस प्रोसेस है? देख रहे हो यहाँ पे, अब तुम ए और डी दोनों सेम ऑप्शंस हैं। जो मैं आगे इंस्ट्रक्शंस तुम्हें बता रही थी ना कि दो अगर सेम ऑप्शंस आते हैं तो उस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे जिसने उन सेम ऑप्शन में से एक को करेक्ट मार्क किया होगा। अब तुम्हें इससे तो ये पता चल ही गया होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है कंटिन्यूस। तो या तो आप ए मार्क करोगे या आप डी मार्क करोगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन में। अगर मान लो आपने वन टाइम या रैंडम में से किसी को मार्क कर दिया तो समझ जाना तुम्हारा, वैसे एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, अगर दो आंसर सेम दिए हुए हैं तो मैक्सिमम टाइम में यही होता है कि वो दोनों आंसर ही, मतलब दोनों वाला में से एक ही आंसर सही है, ठीक है। बट मैं उस चीज़ पे तुम लोगों को ज़्यादा वो नहीं दूंगी क्योंकि कभी उल्टा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 23rd question, which type of organizational structure is the most suitable for those business enterprises where a large variety of products are manufactured? ऐसे enterprise जहाँ पे बहुत सारे products manufacture होते हैं, उस particular type of organization में कौन से वाला organizational structure fit बैठेगा? Divisional, functional, both A and B, none of the above. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है, उस पर कौन से वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में कैटेगराइजेशन किसके बेसिस पे होती है? प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होती है, जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में कैटेगराइजेशन फंक्शंस के बेसिस पे होती है। चलिए नेक्स्ट है 24th, which of the following steps in the controlling process state that comparison becomes easier when standards are set in quantitative terms? Analyzing deviations, measurement of actual performance, comparing actual performance with standards, setting performance standards. जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? हिंदी अनुवाद करूं? It says which of the following steps in the controlling process, controlling process के कौन से वाले step में state the comparison becomes easier when standards are set in quantitative terms? जब standards quantitative terms में set होते हैं तो ऐसे में comparison कैसे होता है? कौन से वाले step में आता है controlling process के? क्वांटिटेटिव टर्म्स में जब स्टैंडर्ड सेट होते हैं तो कंपैरिजन ईजियर बन जाता है। ये कंट्रोलिंग प्रोसेस के कौन से वाले स्टेप में आता है? जल्दी बताइए। बहुत सिंपल है, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होंगे तो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, इसमें हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए 25th क्वेश्चन, असर्शन रीजन। बहुत सारे बच्चे अलग से मैसेज कर रहे थे, मैम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस प्लीज दे दीजिएगा। आ गए आप लोगों के लिए।
असर्शन रीजन पता है ना कैसे सॉल्व किया जाता है? असर्शन में एक सेंटेंस लिखा जाता है, रीजन में जो सेंटेंस लिखा जाता है उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, और उसी के बेसिस पे हम मार्क करते हैं करेक्ट आंसर। सो सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सुपरवाइजर जो होता है वो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करता है। Supervisor plays a key role in maintaining group unity among workers placed under his control. Supervisor maintain करता है unity किसके बीच में? वर्कर्स के बीच में, उनके ऊपर निगाह रख के और सबको अपने कंट्रोल में रख के। अब फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फिर सेकंड में आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। थर्ड बोलते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है। फिर फोर्थ में बोलते हैं ए गलत है आर सही है। ये सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट क्या बोलता है? सुपरवाइजर एक्ट करता है लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और सेकंड ही बोलता है कि सुपरवाइजर वर्कर्स के बीच में, मतलब बीच में यूनिटी फॉर्म करता है, उनको अपने कंट्रोल में रख के। बताइए। And the correct answer of this question is both the sentences are correct but R A का correct explanation नहीं है। ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। ये वर्कर्स और मैनेजमेंट के लिंक के बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्कर्स और मैनेजमेंट के लिंक के बारे में बात कर रहे हैं, वेरस यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन ये आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ दर्शन बोल रहा है मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज टू पॉजिटिव एटीट्यूड्स सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और रीजन में लिखा हुआ है मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, असर्शन और रीजन दोनों में एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है। नाउ यू हैव टू एनालाइज क्या ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्या रीजन में लिखा हुआ सेंटेंस असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। इफ यस, आपका आंसर ए होगा। इफ नो, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं तो आपका आंसर बी होगा। इनमें से अगर कोई भी एक सेंटेंस इनकरेक्ट है तो आपका आंसर सी या डी में से होगा। जल्दी बताओ। हिंदी बताऊं इसकी? ये बोल रहे हैं मोटिवेशन मदद करता है नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड जो एम्प्लॉयज का होता है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। और सेकंड में ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करता है और ऑर्गेनाइजेशन के भी परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करता है। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। मोटिवेशन से वाकई में हम नेगेटिव या इनडिफरेंट बिहेवियर को चेंज करके नॉर्मल कर सकते हैं। एंड सेकंड जो बोला है कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, यस इंडीड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हाँ, ये यही तो बात करें, हम उनके नेगेटिव परफॉर्मेंस को, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उन्हें थोड़ा डेडिकेटेड बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स, जिसके चलते वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। So yes, both the sentences are correct and R is the correct explanation of A. ठीक है, so A will be the correct answer. चलिए, मैच द फॉलोइंग फिर से। ओके, सो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स। ध्यान दीजिएगा, ऊपर दो कैपिटल्स मेंशन्ड है, नीचे दो असेट्स मेंशन्ड है। क्योंकि मैं जब इसे फर्स्ट टाइम रीड कर रही थी तो मैंने कैपिटल असेट को मिक्स कर दिया था, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही ध्यान दिलवा रही हूँ कि ऊपर वाले कैपिटल है, नीचे वाले असेट्स हैं। और इधर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, असेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन 1 ईयर, असेट्स व्हिच गेट द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म असेट्स। चलिए, डन? बताऊं अब आंसर, या अगर आपको टाइम लगने वाला है पॉज कर लो इसको। ठीक है, मैं आंसर बताना शुरू कर रही हूँ। फिक्स द कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स वर्किंग कैपिटल से कंप्लीट होती है। Assets which get converted into cash और cash equivalent within 1 year, ये कौन से वाले assets होते हैं? ये current assets होते हैं। Assets which get the business for more than 1 year, ये कौन से assets होते हैं? ये fixed assets होते हैं। Investment in long term assets, yes, हम fixed capital से ये करते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? फर्स्ट का है 4, सेकेंड का है 1, थर्ड का है 3 एंड फोर्थ का है हमारा 2। अब हम देखते हैं क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें 4 पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है, थर्ड बाद में आ रहा है और सेकंड बाद में आ रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं, मैच कर रहे हैं। याद रखना, एक सेंटेंस पहले बोला था मैंने, 2 बार रिपीट किया था कि मैच द फॉलोइंग ऐसे ही सॉल्व करने हैं आप लोगों को।
28th question बोलता है, in order to get feedback about its recently launched immunity boosting Ayurvedic medicine, Atulya Limited conducted an online survey using a questionnaire to gather customer views and opinions. Identify the marketing function being used by Atulya Limited: standardization, product designing, customer support service, gathering and analyzing market information. जल्दी बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। चाहिए तो पॉज कर लीजिए, आराम से रीड कर लीजिए और उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा। नोटबुक पे करो या कमेंट सेक्शन में करो, डजंट मैटर, बस करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया। इन वीडियोस का कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई रेलेवेंस नहीं बनेगा अगर तुम मेरे साथ बैठ के इसे टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम अभी तैयार नहीं हो, तुमने अपना पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो छोड़ दो ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वॉच आवर्स बाद में कंप्लीट हो जाएंगे, तुम पहले जाके अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ये वीडियो देखने के लिए आना। In order to get feedback about its recently launched immunity boosting Ayurvedic medicine, अपने जो recently मतलब अतुल्य लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अभी इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन निकाला है और उसको फीडबैक चाहिए उस पर, ठीक है। इट कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे यूजिंग अ क्वेश्चनर। तो फीडबैक कलेक्ट करने के लिए उसने एक क्वेश्चनर बनाया है, ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया है और कस्टमर से व्यूज और ओपिनियंस मांगे हैं। आपको बताना है कि मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन अतुल्य लिमिटेड ने किया है। सो बेसिकली इन्होंने कोई नई मेडिसिन लॉन्च की है और लोगों से ये रिव्यू कलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने ऑनलाइन क्वेश्चनर प्रिपेयर किया। नाउ यू हैव टू टेल कि भैया मार्केटिंग फंक्शन कौन सा किया है अतुल्य लिमिटेड ने। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। जल्दी बताइए। And the correct answer will be gathering and analyzing market information. Common sense वाला क्वेश्चन था यार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लोगों ने ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया है क्वेश्चनर के फॉर्मेट में और लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ और सोचना ही नहीं था। चलिए 29th question. Ranjan Limited decided to change their organization structure and shift to functional structure. So it decided to hire 4 different heads for sales, accounts, purchase and production from outside the company to bring fresh talent. It publishes advertisement and shortlists 20 candidates for each position after conducting various selection tests. Out of the following, identify the next step to be followed by Ranjan Limited: employment interview, preliminary screening, reference and background check, selection decision. जल्दी बताइए। Ranjan Limited decided to change their organizational structure and shift to functional structure. हिंदी बताना शुरू करूं? अगर आप लोग तैयार नहीं हैं अभी, पॉज करके रीड करके खुद से आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी बताना शुरू कर देती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, राइट। तो रंजन लिमिटेड ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज किया है और फंक्शनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें सेग्रीगेशन फंक्शंस के बेसिस पे होती है कि मार्केटिंग वाला अलग, सेल्स वाला अलग, प्रोडक्शन वाला अलग, फाइनेंस वाला अलग। सो इट डिसाइडेड टू हायर 4 डिफरेंट हेड्स फॉर सेल्स। इनने डिसाइड किया है 4 हेड्स अपॉइंट करने की सेल्स, अकाउंट्स, परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कंपनी के बाहर से, सो दैट फ्रेश टैलेंट अंदर आ सके। It publishes advertisements and shortlists 20 candidates for each position. इसने पब्लिश किया है एडवर्टीजमेंट और 20 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है इन्हीं पोजीशंस के लिए सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करने के बाद। बहुत सारे लोग आए, उनमें से 20 को चुना है सिलेक्शन टेस्ट के बेसिस पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड बाय रंजन। आपको बताना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा रंजन जी का। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन। क्या लिया है इन्होंने? अभी सिलेक्शन टेस्ट लिया है ना। स्टाफिंग करते हैं हम, स्टाफिंग में बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम, फिर हम स्टाफिंग में सेलेक्टिंग भी एक अलग ऑप्शन आता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उनके बेसिस पे यू हैव टू अटेम्प्ट। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा क्या? नहीं, ये सबसे पहले होता है। लो, एक और चीज़ कट हो गई। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा क्या? नहीं, ये सिलेक्शन लेने के बाद आता है। एक और चीज़ कट गई। आंसर बताओ। हिंट दे दिया अब तो इतना। द करेक्ट आंसर विल बी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब इनको फेस टू फेस बैठना पड़ेगा लोगों के सामने और उनके क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 29th क्वेश्चन खत्म होता है, 30th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे।
वो बोलते हैं ना प्लेन में जैसे कि पेटियां बांध के रखो, अभी अभी टाइम है, 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद फ्री होगे तुम। और ये बिल्कुल मत समझना कि मैम ने स्टार्टिंग में बोला था 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, डोंट बी ओवर स्मार्ट। वो पेपर में ओवर स्मार्ट नहीं होना है, वीडियोज में ओवर स्मार्ट हो सकते हो तुम, 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाओगे तुम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज का कौन से वाला फंक्शन है इनमें से? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने ये चैप्टर पता है, आपको ये आंसर रटा होगा, क्योंकि मैंने अभी 2-4 दिन पहले ये चैप्टर रिलीज करवाया था, इसकी वीडियो रिलीज कराई थी, और उसमें मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस पढ़ाए थे, और कहीं ना कहीं मैंने शायद तुम्हारे सामने आंसर भी बोल दिया है, क्योंकि इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, मैच द फॉलोइंग, फिर से चलो 31st क्वेश्चन, मैच द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस इन कॉलम 2. Setting objectives, implementing the plan, evaluating alternative courses. 4th step, 1st step, 6th step. Setting objectives, implementing the plan, evaluating alternate courses. Planning process के बारे में बात हो रही है। पहला वो क्या होता है स्टेप? Selecting objectives. सेकंड क्या होता है? सेकंड कुछ और होता है। फिर थर्ड क्या होता है? कुछ और होता है। फिर फोर्थ क्या होता है? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेट कोर्सेज या इम्प्लीमेंटिंग द प्लान? पहले इवैल्यूएट करोगे ऑल्टरनेट कोर्सेज या इम्प्लीमेंट करोगे प्लान को? ऑब्वियसली पहले इवैल्यूएट करोगे, और उसके बाद इवैल्यूएशन में प्रोस कॉन्स चेक करने के बाद बेस्ट वन सेलेक्ट करोगे और उसे फिर इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब एक आंसर ढूंढो जिसमें आएगा 2, 3, 1। 2, 3, 1, C will be the correct answer। यहाँ पे चाहे वो ऑप्शन सामने दिखे हुए थे, फिर भी हमने पहले उनको रेफर नहीं किया, पहले हमने मैच किया, उसके बाद हमने वो रेफर किया। ठीक है, तो C will be the correct answer। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं 32nd क्वेश्चन पे। ये बोलते हैं आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन विच ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बोथ ए एंड बी। जल्दी पता लगाओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको हिंदी बताती हूँ इसकी। जल्दी पता लगाइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। आपको मैनेजमेंट कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, इन विच ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट जो डेविएशन होती हैं, जो कि एक परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड जाती हैं, उनको नोटिस में लाया जाता है। मतलब अगर आप परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड अगर डेविएशन ले आएंगे तो ही अपन थोड़ा सा उस पर कुछ लेंगे एक्शन, अदरवाइज नहीं लेंगे। फॉर से हम टारगेट कर रहे थे, हमारा ऑब्जेक्टिव था 20 अचीव करना, हमारा स्टैंडर्ड सेट था 20, हमारा आया 18, पर हमारी लिमिट थी 17 से अगर 20 के बीच में आता है तो हम उसे परमिसिबल मानेंगे। तो 18 आया तो मतलब यहाँ पे आपको डेविएशन लेने की जरूरत, डेविएशन के लिए एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कौन से वाले उसमें बोला जाता है? पढ़ा हुआ अपन ने। एंड द आंसर इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। चलिए, ये कौन से चैप्टर से था? ये था कंट्रोलिंग चैप्टर से। फिर आ गया है मैच द फॉलोइंग। ये मेरे को दिल खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं मैच द फॉलोइंग। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजिंग देम एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स। चलिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, आंसर सामने ही है। प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बाइफिकेशन, सेग्रीगेशन किस में होता है? हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। मैंने हमेशा आपको याद दिलवाया ना, देखो ऐसे बनता है हमारा डी, डिविजनल स्ट्रक्चर का ऐसे बनता है डी, उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दो पी। तो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जो सेग्रीगेशन होता है वो कौन से उसमें होता है? वो डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। ये मैं आपको ऐसे याद क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं ऐसे बेसिक लेवल वाली, जब डिफरेंस बिटवीन आते हैं। फंक्शनल में फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब फंक्शंस के बेसिस पे होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। और फंक्शनल स्ट्रक्चर 3। तो आंसर क्या बना हमारा? फर्स्ट मैच हो रहा है हमारा 2 से, सेकेंड मैच हो रहा है हमारा 3 से, और थर्ड मैच हो रहा है हमारा फर्स्ट से। अब ऑप्शन ढूंढो, ऐसा कोई है? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1। फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन ऐसा है और करेक्ट आंसर ही वही हो जाएगा। समझे?
कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो मेरे बच्चे आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तकलीफ ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये बोल रहा है मिस्टर प्रतीक गोयल द एक्स चेयरमैन ऑफ इंडिया ओरिजिनल लिमिटेड built up his successor before retiring. Following the norms set up by himself, he handed over the reins of the company to the co-founder, Mr. Arvind Mishra, who had the potential to bring about change in the behavior of others. Name the concept of management which was the reason why Mr. Prateek Goyal chose Mr. Arvind Mishra to be his successor. Motivation, leadership, communication, staffing. जल्दी से अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसकी हिंदी बताती हूँ। हिंदी इसकी कुछ इस तरह से है। इट सेज मिस्टर प्रतीक गोयल नाम का कोई बंदा है जो कि एक्स चेयरमैन है इंडिया ओरिजिनल लिमिटेड का। बिल्ड अप हिज सक्सेसर बिफोर राइटिंग, उन्होंने अपने सक्सेसर को बिल्ड किया है रिटायर होने से पहले। Following the norms set up by himself, he handed over the reins of the company to the co-founder Mr. Arvind Mishra. उन्होंने जो भी चीज़ें अपने मतलब सेट की थी वही नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उन्होंने अरविंद मिश्रा को फाउंडर जो है उनको हैंड ओवर कर दिया पूरा वो। हु हैड द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, जिनकी क्षमता है कि वो दूसरों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज द रीजन वाई मिस्टर प्रतीक गोयल चोज मिस्टर अरविंद मिश्रा। आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट की कौन सी कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मिस्टर प्रतीक गोयल ने मिस्टर अरविंद मिश्रा को ही इसका उनका सक्सेसर चुना है। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, स्टाफ है, बताइए। सिंपल लीडरशिप, क्योंकि बाकी सारे फिट नहीं हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नोट ऑफ द नन ऑफ द अबव। 35th क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सी चीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शेप देती है? डेलीगेशन का एक्सटेंट, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। एंड द करेक्ट आंसर इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर के अंदर कितने सक्सेसफुली सबऑर्डिनेट्स आ सकते हैं जिनको वो मैनेज कर सकता है, वो चीज़ डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर मान लो एक मैनेजर सिर्फ 3 लोगों को ही अपने अंदर ले सकता है तो आपको फिर दूसरा मैनेजर हायर करना पड़ेगा, वो 3 लोगों को अपने अंदर लेगा। तो इस बेसिस पे आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना ली ना। चलिए, which aspect of staffing is concerned with upgradation of knowledge and skills of the employees? Placement and orientation, training and development, selection, estimating manpower requirement. Question 36 पूछ रहा है which aspect of staffing, staffing का कौन सा एस्पेक्ट है जो कि नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करने की बात करता है एम्प्लॉयज़ की। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अभी तक इस मॉक में कोई ऐसा दमदार क्वेश्चन नहीं आया जो मुझे लगे कि बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समझिए कि मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही आपका फाइनल पेपर आने वाला है, वैसा ही मिलता जुलता पेपर आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो कंपटीशन उतना बढ़ जाएगा, इसलिए आप कहीं पे भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। पता है ना, जितना सिंपल पेपर आता है उतनी पॉसिबिलिटी लोगों की अच्छे मार्क्स लाने की बढ़ जाती है, उतनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। और अगर सब लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे तो उनमें से जिसके और भी अच्छे आए होंगे सिर्फ वही ड्रीम कॉलेज तक पहुँच पाएगा। सो अच्छे से, है ना। आंसर क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि स्किल्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं एनहेंस करने के बारे में बात हम कहाँ करते हैं? यहीं पे करते हैं। आईसीआर क्या होता है? पढ़ाया था मैंने, आईसीआर का फॉर्मूला बताया था, एक्सप्लेनेशन भी। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट या ईबीआईटी इनटू इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अपॉन ईबीआईटी। बहुत ही सिंपल है यार, ये तो फैक्चुअल है बिल्कुल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने टाइम, मतलब ईबीआईटी कितने टाइम इंटरेस्ट को कवर कर पाएगा, ये हम आईसीआर में पता लगाते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर याद नहीं हो तो। Question 38. Zakhira Limited wants to invest in treasury bills issued by RBI. What will be the minimum amount to be invested in the treasury bills? थोड़ी देर पहले जब जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में बात हुई थी तो मैंने ट्रेजरी बिल्स के बारे में एक चीज़ बताई थी कि इतने मल्टीपल्स में चलता है, तो कितने में इन्वेस्ट कर पाएंगे? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर पाएंगे? 25,000। कैसे? क्योंकि ट्रेजरी बिल्स 25,000 के मल्टीपल्स में ही होते हैं। चलिए 39th क्वेश्चन, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल। और चलो मैं इमेजिन कर रही हूँ तुमने आंसर नहीं देखा, ठीक है, बैक मत करना, ठीक है।
राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, और यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइजेस, साइज एक्सेट्रा शुड बी ऑफर्ड टू द कंज्यूमर, प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर hazardous to the life and health, consumer to get relief in case of the product or service falls short of his expectations. Right to be protected, right to choose, right to seek redressal. क्या मतलब होते हैं इनके? राइट टू बी प्रोटेक्टेड मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उसके लाइफ या हेल्थ के लिए हजार्डस हो सकती होगी। तो फर्स्ट को हम कनेक्ट करेंगे किससे? सेकंड से। राइट टू चूज, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, ये वो, मतलब ऑप्शन होगा, आउट ऑफ एवरीथिंग कुछ भी चुन लो। राइट टू सीक रिड्रेसल, दिस। आंसर क्या बना हमारा? 1 को कनेक्ट कर रहे हैं 2 से, 2 को कनेक्ट कर रहे हैं 1 से, 3 को कनेक्ट कर रहे हैं 3 से, तो 213, 213, 213 विल बी द करेक्ट आंसर। अभी किसी शातिर स्टूडेंट ने बैक करके अगर आंसर पहले ही देख लिया था तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये नुकसान तुम अपना ही कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। अब मेरे को पता है MCQ में मेरे को स्टोरीज नहीं शेयर करनी चाहिए, टाइम कम वो होता है, बट फिर भी मेरे को बताना ज़रूरी है। सो आई वॉज ऑलवेज इन टॉप 3 रैंक्स, मतलब मैं अपने स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप 3 रैंक्स में रही हूँ, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, यही रहता था मेरा सिलसिला, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम थर्ड ही रहती थी, क्योंकि मुझसे पहले 2 लड़कियाँ थी, रिद्धि और नेहा, हु यूज्ड टू सिक्योर दैट फर्स्ट सेकंड वाली पोजीशन। अब हुआ क्या कि एक बार मेरी मॉम ने मुझे, मतलब एक आंटी थे हमारे यहाँ पे, पढ़े लिखे, नई नई शादी होके आए थे, तो उनके यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया कि तू इनके यहाँ पे जाके पढ़ ले, ठीक है। आई वॉज इन 6th क्लास आई गेस, ठीक है। तो अब वो आंटी ना मुझे होमवर्क देते थे, और वो आंटी ना किचन में चले जाते थे कुछ करने के लिए, या फिर वो आंटी मुझे कभी कभी टेस्ट पेपर्स देते थे और किचन में चले जाते थे काम करने के लिए। अब होता क्या था, मुझे ऐसा लगता था यार ये देख तो रही नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, मैं बुक देख के मतलब आंसर लिख लेती हूँ अच्छे से, तो इनके सामने अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा कि देखो इनकी बेटी कितना अच्छा पढ़ती है टाइप्स। मैंने यही किया, मैंने पूरा टाइम यही किया, मतलब मैं उनके पास आई गेस 4 से 5 महीने पढ़ी, और मैंने यही पूरा रोज़ होशियारी दिखाना और अपने आप को स्मार्ट समझना और ये करना। उस इकलौती बार पूरे क्लास में मेरी 6th या 7th रैंक बनी थी। मतलब ऐसे नालायक से नालायक स्टूडेंट मेरे आगे आ रहे थे, मुझे तो बुरा लग रहा था कि यार ये कैसे हो गया, मैं 3rd से सीधा 6th या 7th पे कैसे आ गई। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 6th थी या 7th थी जो भी पोजीशन थी, बहुत बुरा लगा। फिर आई रियलाइज माई गलती कि यहाँ पे मैंने खुद का ही नुकसान किया है। वो टीचर के सामने कितना मर्जी इंप्रेशन अच्छा छोड़ लिया, लेकिन फाइनली पूरे वर्ल्ड के ऊपर तो मैंने इंप्रेशन गलत ही छोड़ दिया ना। 3rd से सीधा 7th रैंक पे आ गई, 6th रैंक पे आ गई, क्या ही वैल्यू बची मेरी उसमें। फिर आई रियलाइज कि जब हम ऐसी चीटिंग करते हैं या दूसरों को अच्छा प्रूफ, मतलब दूसरों के सामने अपने आप को बढ़िया प्रूफ करने के लिए कभी भी ऐसा कुछ धोखाधड़ी करते हैं ना, तो उसमें नुकसान हमारा ही होता है। तो मत करना ये चीज़, ठीक है। वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40, इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मार्केटिंग इज अ डैश प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरैक्ट विद अदर्स इन ऑर्डर टू परस्यू देम टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, से टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस रेदर देन फोर्सिंग देम टू डू सो। फिजिकल, सोशल, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, बताओ। मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें बाय विच पीपल इंटरैक्ट विद अदर्स इन ऑर्डर टू परस्यू देम, जिसमें लोग दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं उन्हें परस्यू करने के लिए एक पर्टिकुलर वे में, या एक्ट करने के लिए, या परचेज करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़। जैसे मैं हूँ, मैं किसी से बातचीत करके उन्हें परस्यू कर रही हूँ कि भाई ले लो ये प्रोडक्ट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है। कौन सी? फिजिकल, सोशल, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल। इंटरैक्शन है, किसके बीच में इंटरैक्शन है? लोगों के बीच में इंटरैक्शन है, क्या होगा? सोशल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 41, डैश इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एक हॉलमार्क होता है, कौन सा है? रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, परसिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं? हॉलमार्क क्या रहता है उनके सक्सेस का? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी। वो वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं कि चेंजेस ला पाए। Your mother purchased a washing machine for ₹10,000. इतनी सस्ती washing machine मिलती कहाँ है? From an authorized dealer of the manufacturer with a verbal guarantee that the machine will be replaced with one new if any of its parts becomes defective within 3 months from the date of purchase. The model of the machine was burned within 15 days of its purchase. Wow. On complaining, the seller refused to replace the machine. Name the redressal agency under Consumer Protection Act where your mother can file the complaint. District Commission, State Commission, National Commission, none of the above. मेरी मम्मी तो ऐसी बेवकूफ़ी करेंगी नहीं कि वर्बल कम्युनिकेशन पे ही वो ले ले।
बट ठीक है, इट्स ओके, अब हो गया तो हुआ गया। अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, मैं हिंदी अनुवाद कर देती हूँ कि आपकी मम्मी एक मशीन खरीद के आई हैं 10,000 रुपए की एक ऑथराइज डीलर से, जिनसे मशीन खरीदते वक्त उसने वर्बल आपको बोला, मतलब वर्बल गारंटी दी कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी पार्ट खराब होता है तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। अब क्या हुआ, लाए और 15 दिन के अंदर अंदर उसकी मशीन जल गई। तो ऐसे सिनेरियो में जब मम्मी वापस गई उस दुकानदार के पास कि भैया देखो मशीन रिप्लेस कर दो, तो सामने वाला मुकर क्या बोला, मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं था, आपने कुछ ज़्यादा ही सुन लिया होगा। तो ऐसे सिनेरियो में अब आपकी मम्मी कहाँ जा सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चलते हुए? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगी, स्टेट कमीशन के पास जाएगी, नेशनल कमीशन के पास जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए चिंदी वाली केस है, किसके पास जाएगी? चिंदी वाले कोर्ट के पास। कौन सा है चिंदी वाला कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, so A will be the correct answer. Question number 43, which of the following can be a depository participant? इनमें से कौन से वाला चीज depository participant बन सकती है? बैंक, ब्रोकर, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। सब बन सकते हैं, इनमें से सब बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, question number 44, it says buy appliances worth rupees 15,000 and get a discount voucher of 3,000. which of the following sales promotion activity is being depicted here? आप अप्लाई कर, मतलब अगर आप अप्लायंसेस खरीदते हैं 15,000 रुपए के तो आपको डिस्काउंट वाउचर मिलेगा 3,000 रुपए तक का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी इज बीइंग डिपिक्टेड हियर? यहाँ पे कौन सी वाली सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी डिपिक्ट की गई है? डिस्काउंट, यूजेबल बेनिफिट्स, रिबेट, क्वांटिटी गिफ्ट? बताइए। आंसर है यूजेबल बेनिफिट्स, ऐसी चीजें जिनको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। उस वाउचर का आप क्या करोगे, नेक्स्ट परचेज में इस्तेमाल करोगे ना, वही चीज है। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, इट सेज फॉर ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स अ फाइनेंस मैनेजर आइडेंटिफाइज डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज एंड कंपेयर्स दोज आइटम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट हाइलाइटेड इन द अबव लाइंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, अगर आपको फंड्स को प्रोक्योर करना है ऑप्टिमम वे में, एक फाइनेंस मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया है डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज, बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेज, और कंपेयर दोज आइटम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। उन सब आइटम्स को कॉस्ट और एसोसिएटेड रिस्क के बेसिस पे कंपेयर किया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी वाली कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया है ऊपर वाले सिनेरियो में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल डिसीजन को, वर्किंग कैपिटल को, या फिर नन ऑफ द अबव को। एंड द करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने पढ़ी यही सेंटेंसेस थे, बिल्कुल बुक से उठाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 ये है, मैच द फॉलोइंग। Okay, so it says match the following, match the functions of marketing in column 1 with the appropriate activities in column 2. Marketing planning, product designing and development, branding. Providing basis for distinguishing the product of a firm with that of another competitor. Specifying the action programs to achieve different objectives. Making the product attractive to the target customer. Okay, so now you have to match कौन किसके साथ सही बैठेगा। फटाफट देख लो, फिर मैं मैच करना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे क्वेश्चन में मेरे हाथ बहुत जल्दी चलने लगते हैं। सो प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट से क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव बनता है। ब्रांडिंग से क्या होता है? हम कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। और स्पेसिफाइंग दिस, तो फर्स्ट है 2, सेकेंड मैच कर रहा है 3 से, और 3 मैच कर रहा है 1 से। तो 2, 3, 1 ऐसा कोई ऑप्शन है? 2, 3, 1, 2, 3, 1, yes, the first one. So A 2, 3, 1. Okay, नहीं, शायद आंसर गलत दिया हुआ है। मार्केटिंग प्लानिंग, specifying the action programs to achieve different objectives, ठीक है। Product designing and development, making the product attractive to the target customers, ठीक है। Branding, providing basis for distinguishing the product of a firm with that of competitor। यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है? 3, 2, 1। मैच करें फर्स्ट 3 के साथ। मार्केटिंग प्लानिंग करके हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और सेकंड प्रोडक्ट स्पेसिफाइंग दिस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ब्रांडिंग से क्या होगा? 1। नो नो नो, गलत आंसर है। मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू दिस, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट आएगा। मार्केटिंग प्लानिंग, स्पेसिफाइंग द एक्शन प्रोग्राम्स टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये आएगा। गलत आंसर मार्क किया हुआ है यहाँ पे, बी नहीं होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन गलत मार्क किया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the following text and answer the following question on the basis of the same. The name and taste of Coca-Cola is known to almost each and every individual in India as well as throughout the world. This carbonated soft drink holds the most market share in the soft drink market and got itself a special seat in each and every gathering. The Coca-Cola company has on occasion introduced other Coca-Cola drinks like Coke under the Coke name. The most common of these are Diet Coke along with others including caffeine-free Coca-Cola, Diet Coke, caffeine-free, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, and the list goes on. It has capitalized on each and every opportunity to market itself effectively and place itself in the middle of every gathering. ये वाली केस स्टडी बहुत पुरानी है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग. The main reason for such an outstanding placement of the product goes to the way they have established a connection between every occasion and the need for Coke to be present there. Product design and creative advertisement. ये बोलते हैं कि भैया कोका कोला ने ना मार्केट में बहुत अच्छे से अपने कदम जमाए हैं. अब तो कोक ब्रांड का मतलब कोक नाम के अंदर इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कई कोक ज़ीरो कोक वाला ये वो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. ठीक है. एंड इसी के साथ साथ कोक हर एक गैदरिंग में अपनी प्लेस बना ही लेता है. जैसे आप देखें आपके घर में गेस्ट आते हैं आप कोक मंगवाते हैं. आपके यहाँ पार्टी होती है आप कोक रखवाते हैं. आप अपने दोस्तों को छोटी मोटी गेट टुगेदर वो कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं उनके साथ तो आप कोक मंगवाते हैं. तो हर एक गैदरिंग में कोक तो होती ही होती है. मेन रीज़न इनकी ये है इतनी आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट का कि इन्होंने एक कनेक्शन मेंटेन किया है हर ओकेजन के साथ और इनका जो नीड है फॉर टू बी प्रेजेंट देयर मतलब हर ओकेजन में कोक तो होना ही चाहिए. वो जो नीड इसने अपनी क्रिएट कर दी है ना उसकी वजह से इसकी बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है. नाउ जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो 3-4 क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे वो देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव गिवन केस आइडेंटिफाई वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. एक वैलिड इंपॉर्टेंस बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट का ऊपर वाले केस को ध्यान में रखते हुए. enables a firm to identify opportunities and getting first mover advantage, uncertainty, delay in action, pervasive function. And the answer is very simple. Answer is A. कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है जो कोक ने बहुत अच्छे से किया है. Second, in the context of the above case, second, identify the feature of business environment which the Coca-Cola company managed to get in their favor. आपको आइडेंटिफाई करना है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो फीचर जो कोका कोला कंपनी ने मैनेज किया है अपने फेवर में लाने के लिए. कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज. बताइए बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49. इट सेज व्हिच बिजनेस एनवायरनमेंट डिड कोका कोला मेजरली टैप इनटू. कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट को कोका कोला ने टैप किया है. टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. बहुत सिंपल है. हर सोशल गैदरिंग पे मिलता था. मतलब कौन से वाला एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट. बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोका. कोका का कौन सा वाला ये प्रोडक्ट नहीं है. ये तो सारा सामने ही लिखा हुआ था. ये देखो कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स इसने लॉन्च किए हैं. कौन से वाला मेंशन नहीं है यहाँ पे. बस वही वाला क्लिक कर देना आपको. ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही मार्क्स दिए हुए हैं आपको. इस मतलब ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे आपको. अभी तक एवोकाडो वाला नहीं लेके आए हैं. थैंक गॉड नहीं लेके आए हैं. पता नहीं कैसा ही टेस्ट होगा इसका तो. राइट. चलिए तो ये हो गए हैं आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट. बट बिफोर लाइक सेइंग माय गुड बाय वाली थिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो लास्ट का क्वेश्चन था ना 47 से लेके 50 तक ये एक पूरा कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. तो अगर आप केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये चारों पाँचों एक साथ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. ओके. चलिए सो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं. आई होप ये मॉक टेस्ट आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से गई होगी. मतलब आपने अच्छे से अटेम्प्ट की होगी. आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे. किसी में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो फटाफट. और तुम्हें मॉक टेस्ट में क्या वैरायटी चाहिए और CUET के लिए किस तरह की वीडियोस तुम लोगों को चाहिए उनकी रिक्वेस्ट भी तुम प्लेस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. हम लोग देखेंगे और अगर हमें लगेगा कि हाँ ये वाली चीज़ की जा सकती है तो हम कुछ नया भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए. एंड सेकेंड मॉक टेस्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है. सो कम्युनिटी पोस्ट को और स्टोरीज को फॉलो करते रहिएगा. देखिएगा जिस दिन भी स्टोरी लगी है उसके अगले दिन तुम्हारा आ जाएगा वीडियो. ठीक है. और लिंक तो तुम्हें पता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन है तो उससे जाके तुम देख सकते हो हर एक चीज़. लास्टली बस तुम्हें ये बता दो कि किसी भी वीडियो को आराम से पहुंचने के लिए तुम क्या कर सकते हो. मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जा सकते हो. इसके लिए तुम्हें गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com. जैसे ही तुम साइट पे क्लिक करोगे ये वेब पेज खुलेगा.
यहाँ CUET मतलब एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में CUET एक कोर्स आएगा। CUET में तुम्हें सारे टीचर्स दिख जाएंगे जो भी CUET की वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ में जाना है। बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पहले तो हर एक चैप्टर के वन शॉट रिविजन वीडियोस मिल जाएंगे, फिर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट में जो भी तुम्हें मॉक टेस्ट देखना होगा उस पर क्लिक करना, वीडियो खुल जाएगी, आराम से मॉक टेस्ट देख लेना और उसके बाद मैग्नेट ब्रेन्स को प्यार से एक बार थैंक यू बोल देना, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी रिक्वेस्ट प्लेस करना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, क्या और हम आपके लिए कर सकते हैं CUET में वो हमें बता दीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस भी साइमल्टेनियसली आती रहेंगी, सो उन पर भी ट्रैक रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।